नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरु एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने कोशिका के बारे में कुछ आपको जानकारी दी थी। जैसे कोशिका की खोज किसने करी थी, आपको याद होगा। चलिए एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। कोशिका की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। अगली बात थी कि जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज करी थी। यदि बात करें कोशिका सिद्धांत की, तो कोशिका सिद्धांत की खोज किसने करी थी बताइए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत की खोज करी थी। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्टमैन, यानी अल्टमैन ने किसकी खोज करी थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी थी। चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों कोशिका होता क्या है। कोशिका हमारे बॉडी की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। यानी जो सबसे छोटा रूप होता है हमारे बॉडी का, वो क्या होता है? कोशिका होता है। बहुत सारे कोशिका मिलके ऊतक बनाएंगे, बहुत सारे ऊतक मिलके अंग बनाएंगे और बहुत सारे अंग मिलकर के अंगतंत्र बनाएंगे, जिसे क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं। हमने उसमें जान लिया था दोस्तों कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है और क्यों उसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल या पावर हाउस ऑफ द बॉडी कहते हैं। हमने देखा था दोस्तों, जैसे ही हम सांस लेते हैं वो हमारे सेल के अंदर एक इंटरनल रिस्पायरेशन होता है, जो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिल करके एटीपी के फॉर्म में क्या देता है? एनर्जी देता है। यानी 38 एटीपी उत्सर्जित करता है, जिसमें से 2 एटीपी वो खुद यूज कर लेता है। जो नेट एटीपी की बात करें तो वो 36 एटीपी जनरेट करता है हमारा बॉडी। आज हम जानेंगे दोस्तों और भी कोशिकांग के बारे में। हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान लिया था। चलिए अब हम दोस्तों एक रफ डायग्राम से सेल ऑर्गन्स को समझते हैं। ये ध्यान देना, ये हमारा कोशिका है। क्या है? कोशिका है। दिखाई नहीं दे रहा है? कोई ना, दूसरा ले लेते हैं। चलिए, ये क्या है? कोशिका है। अब दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, वेरी गुड। अब ये कोशिका है दोस्तों। कोशिका के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है और वो मेम्ब्रेन किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का। उसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। जिसके अंदर प्लाज्मा होता है, इस वजह से इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके अंदर द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है? द्रव। आपने पोखरी तालाब देखा है? जरूर देखा होगा। देखा है कि नहीं देखा है गांवों में? तो ये जो पोखरी हो गई, पोखरी में जो पानी हो गया, वो क्या कहलाएगा? आपका साइटोप्लाज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म। इसके अंदर भैंस भी रहती है, इसके अंदर बत्तख भी रहता है। ठीक है, इसके अंदर मछलियां भी रहती हैं। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं सिर्फ। इसके अंदर कौन रहता है? मछलियां भी। चलो समझ में नहीं आ रहा तो मछली ऐसे बना लो। अब ठीक है, मछलियां भी रहती हैं, बत्तख भी रहता है। ये तो मोर बन गया। ठीक है, भैंस भी रहती है। ऐसे ही कुछ होता है ना। ये पानी है, भैंस भी रहती है। बात करें, इसमें मेढक भी रहता है। सांप बन गया क्या? ठीक है, मेढक भी रहता है। और बात करें तो इसमें बहुत सारे पौधे भी रहते हैं। तो दोस्तों मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि ये जो पूरी पोखरी है, तालाब है, इसमें कौन कौन रह रहा है? भैंस रह रही है, बत्तख रह रही है, मछली रह रही है, मेढक और कई सारे प्लांट भी रह रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार एक साइटोप्लाज्म होता है कोशिका के अंदर, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स वगैरह वगैरह पाए जाते हैं।
ये बस एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझा है। ठीक है, अब इनको मिटा देता हूं। तो सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है जिसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। इन कोशिका की झिल्ली के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसको हम बाद में जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं न्यूक्लियस। बीच में एक न्यूक्लियस होता है, इसके बारे में हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। न्यूक्लियस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। किसी भी जीव का जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाया जाता है? उसके न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस दो भागों में बटा होता है। एक न्यूक्लियोलस होता है और ऊपर वाला भाग क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। लिख देता हूं। ठीक है दोस्तों, इस न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस पाया जाता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, और यह हर एक सेल ऑर्गेनल्स यानी कोशिकांग को नियंत्रित करने का भी काम करता है। जेनेटिक मटेरियल कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों, यानी इसके अंदर आरएनए, डीएनए और क्रोमोसोम वगैरह किसके अंदर पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इसको हम बाद में जानेंगे। हमने जान के लिया था पिछले लेक्चर में, हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान लिया था। माइटोकॉन्ड्रिया यानी जिसे हम कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। यहाँ पे मैं लेबल्ड कर देता हूं। क्या कहते हैं इसको? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है दोस्तों, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने जान लिया कि जैसे ही ऑक्सीजन और ग्लूकोज एक साथ मिलते हैं तो यह एटीपी का निर्माण करता है, जिसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। यह एक ऊर्जा का रूप होता है, यानी ऊर्जा निर्माण यहीं से होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से। इस वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया था? अब हम जानेंगे दोस्तों कि ये जो ऊर्जा का निर्माण होता है, मान लेते मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते वक्त मेरा कौन कौन सा अंग सबसे ज्यादा वर्क कर रहा है? पहला, जीभ। जीभ को ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है। इस वजह से जिस अंग को ज्यादा फंक्शन करना पड़ेगा उसको उतना ही ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। इस वक्त मेरा जो जीभ है वो ज्यादा फंक्शन कर रही है, इस वजह से ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। लेकिन इसके कोशिका में, यानी जीभ की जो कोशिका होती है दोस्तों, इसके अंदर बहुत ही कम एनर्जी उत्सर्जित होती है। यानी जीभ की कोशिका में बहुत ही कम एनर्जी उत्सर्जित होती है। यदि कहीं और से एनर्जी नहीं मिली तो हमारी जीभ प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी। जिस एनर्जी के साथ मैं आपको समझा रहा हूं या बोल रहा हूं, उस एनर्जी को हम प्रॉपरली नहीं दे पाएंगे यदि ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कि हमारी जीभ की ऊर्जा खत्म हो गई जो कोशिका निर्माण कर रही है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं बोल नहीं पाऊंगा, मेरे जीभ की ऊर्जा खत्म हो गई है। अब जीभ की ऊर्जा खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारे जीभ के बगल में जो अंग पाए जाते हैं उनसे क्या होती है? ऊर्जा को एकत्रित करके हमारे जीभ में भेजा जाता है, और वो भेजने का काम कौन करता है? एक अंग होता है, कोशिकांग, जिसे कहते हैं गोल्जी बॉडी। क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी। वो इस टाइप की संरचना में होता है और हमारे पूरे कोशिका में फैला होता है, गोल्जी बॉडी। लिख देता हूं। क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी कहते हैं। तो दोस्तों आपने जान लिया कि गोल्जी बॉडी का हमारे बॉडी में क्या फंक्शन है, याद आ गया? यानी जिस अंग को काम करने की अधिक जरूरत पड़ेगी उस अंग को ऊर्जा प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। जो मजदूर होते हैं उन्हें हाथ और पैर से ज्यादा वर्क करना होता है, इस वजह से हाथ और पैर को एनर्जी पहुंचाने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। जो व्यक्ति मेंटली वर्क करता है उसके दिमाग को एनर्जी की ज्यादा जरूरत होगी, इस वजह से उस एनर्जी को पहुंचाने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। जो व्यक्ति टीचिंग करता है या पढ़ाता है तो उसके जीभ को ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, इस वजह से उसके जीभ तक एनर्जी पहुंचाने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है।
तो दोस्तों यदि दूसरी भाषा में कहें कि ऊर्जा का स्थानांतरण करने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी। अब आगे चलते हैं। हमारे बॉडी में एक और कोशिकांग पाया जाता है जिसका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोस्तों इस टाइप का संरचना होता है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ मौजूद होता है। इसका फंक्शन मैं अभी आपको बताऊंगा। ऐसे संरचना होती है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ मौजूद होता है, ऐसे। ये बस समझाने के लिए दोस्तों, आपको डिटेल्स में बताया जाएगा, ठीक है। देखिए ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका नाम लिख दूं मैं। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, दिख रहा है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोस्तों जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह दो प्रकार के होते हैं। पहला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब दोनों का फंक्शन क्या होता है वो भी जान लेते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके अंदर फैट ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। उसके अंदर क्या पाया जाता है, राइबोसोम। और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। जबकि फैट क्या होता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब प्रोटेक्ट किस प्रकार से करेगा, मान लेते हैं कोई ये शार्प एज या नुकीली चीज है। नुकीली चीज पे जब अपना हाथ मारेंगे तो फैट की वजह से ये क्या हो जाएगा, दब जाएगा और हमें ज्यादा चोट नहीं लगेगी। यदि फैट नहीं है तो ये बहुत ही हार्ड पार्ट हो जाएगा और जैसे ही ये शार्प एज लगेगा ये कट के अलग हो जाएगा या बहुत ही ज्यादा इंजरी हो सकती है। इस वजह से हमें चोट लगने से भी बचाता है कौन, फैट। और दोस्तों जो सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो महिलाओं में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर फैट अधिक मात्रा में होता है। इन्हीं फैट की वजह से उनके चेहरे पे ग्लो होती है, वो अधिक सुंदर दिखती हैं। जबकि लड़कों में सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या कम होती है और वह कम हैंडसम होते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा डल भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपने जान लिया दोस्तों कि लड़कियां इतनी सुंदर क्यों होती हैं, किसकी वजह से, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से। क्यों, क्योंकि सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका निर्माण करता है, फैट का निर्माण करता है। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। दोस्तों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसे छोटे छोटे डॉटेड बिंदु होती हैं। ये छोटे छोटे जो डॉटेड बिंदु होते हैं ऐसे, दोस्तों ये जो डॉटेड पॉइंट होता है इसको क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबोसोम या राइबोसोम भी कहते हैं कहीं। क्या बोलते हैं, राइबोसोम। ये क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है दोस्तों। तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। इसी वजह से राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अब आप बताइए दोस्तों, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट और रफ। सॉफ्ट में किसका निर्माण होता है, फैट का निर्माण होता है। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक पदार्थ पाया जाता है डॉटेड बिंदु की तरह, उसे क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण। इसी वजह से राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो आपने देख लिया दोस्तों, राइबोसोम को किसके नाम से जानते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। प्रोटीन का यह निर्माण करता है। अब प्रोटीन का निर्माण करता है तो वो कौन करता है, राइबोसोम। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है 80S और दूसरा होता है 70S। यहाँ पे दोस्तों जो S है वो सेडिमेंटेशन कांस्टेंट है। क्या है, सेडिमेंटेशन कांस्टेंट। अब हम जान लेते हैं सेडिमेंटेशन कांस्टेंट क्या होता है।
यानी एग्जाम्पल के तौर पे समझे दोस्तों, तो हम पानी ले लेते हैं, 2 टब में पानी ले लिया और पानी लेने के बाद हम पदार्थ को डालेंगे। कौन सा पदार्थ जल्दी नीचे तली पे बैठ जा रहा है उसी को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन कांस्टेंट। अब आप बताइए दोस्तों, आप पे मैं छोड़ देता हूं, आप बताइए वायरस और बैक्टीरिया को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होगी या इंसान या जानवर को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होगी? बिल्कुल सही बात है, सही जवाब दिया आपने। जो जानवर होंगे, इंसान होंगे, उन्हें ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होगी। इस वजह से इंसानों में जो राइबोसोम पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? 80S पाया जाता है। जबकि वायरस और बैक्टीरिया में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70S राइबोसोम पाया जाता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं सेंट्रोसोम क्या होता है। क्या? सेंट्रोसोम। दोस्तों, जो कोशिका होती है उसमें एक कोशिकांग होता है जिसे कहते हैं सेंट्रोसोम। अब हम जान लेते हैं दोस्तों सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या होता है। मान लें कि कोई कोशिका है, उसके बगल में भी एक कोशिका पाई जाएगी, उसके ऊपर भी कोशिका, उसके नीचे भी कोशिका, उसके इधर भी और इधर भी, चारों तरफ कोशिका का जाल बना होता है। ठीक है, उसमें से कोई एक कोशिका डिस्ट्रॉय हो गई या नष्ट हो गई या डेड सेल के रूप में तब्दील हो गई। ठीक है, तो वहां पे खाली स्थान को भरने के लिए नए कोशिका का निर्माण करना पड़ेगा और उन नए कोशिका का निर्माण कौन करेगा? बगल वाली कोशिका करेगी। तो इस वजह से दोस्तों जो सेंट्रोसोम होता है वह एक नए सेल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एक नए सेल का, एक नए कोशिका का निर्माण करता है। अब आप बताइए दोस्तों कि सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम कहां पाया जाता है? बिल्कुल सही जवाब, हमारे बॉडी के लीवर में सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम पाया जाता है और इसी वजह से जो लीवर होता है उसके अंदर रीजनरेशन की पावर होती है। तुरंत ज्यादा कटेगा तो वो तुरंत अपने आप को रिकवर कर लेगा। यानी यदि लीवर में चोट लगती है और बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, यानी अंग कट के निकल ही गया है, तो उस कंडीशन में भी जो लीवर होता है वो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, यानी पूरी तरह से अपने आप को रिकवर कर लेगा। जबकि हमारे माइंड यानी ब्रेन के अंदर जो सेल होता है जिसे न्यूरॉन सेल कहते हैं, उनके अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। जब सेंट्रोसोम नहीं पायागा, इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि उसमें सेल डिवीजन नहीं होगा, और जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो इसी वजह से जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं आपको हेलमेट लगाने के लिए कहते हैं कि आप हेलमेट लगाइए, नहीं तो आपके सर में चोट लग जाएगी। तो वहां पे सेल डिवीजन नहीं होता है और सेल डिवीजन नहीं होगा तो आप रिकवर नहीं कर पाएंगे और आपकी राम नाम सत्य हो जाएगा। आपकी नहीं, मतलब कि जो हेलमेट नहीं लगाएगा उसकी। ठीक है, अपने भी नहीं ले जाना है दोस्तों। ठीक है, तो आपने देख लिया कि न्यूक्लियस का काम क्या होता है। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाया जाता है, और इसके अंदर आरएनए, डीएनए और क्रोमोसोम जैसे अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं वो हमने बता दिया है कि कैसे इसके अंदर ग्लूकोज और कैसे इसके अंदर ऑक्सीजन मिलके इंटरनल इंस्पायरेशन करते हैं और ऊर्जा का निर्माण करते हैं, और ये जो प्रक्रिया होती है वह क्रेब्स साइकिल्स की मदद से होती है। और इसके बाद हमने जाना था कि गोल्जी बॉडी क्या होती है। गोल्जी बॉडी क्या होती है? जो एनर्जी का निर्माण हो चुका है कोशिका में, वह जहां भी जरूरत पड़ती है गोल्जी बॉडी उसको उस एनर्जी को लेकर के उस स्थान पे पहुंच जाता है। अब हम चलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में छोटे छोटे डॉट पाए जाते हैं जिसको क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, इसी वजह से राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। इसके अंदर दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं, पहला 80S और दूसरा 70S।
वैसे जीव जिनको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, यानी उसकी आकार क्या होगी, बड़ी होगी। बड़ी होने की वजह से उसे ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होगी। इसी वजह से उसके अंदर कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा, 80S राइबोसोम पाया जाएगा। और 70S राइबोसोम किस में पाया जाता है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई आदि में क्या पाया जाता है, 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके बाद हमने जाना था दोस्तों, जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्या करता है, फैट का निर्माण करता है। और फैट औरतों में या लड़कियों में अधिक मात्रा पाया जाता है। इस वजह से जो औरतें होती हैं उनके चेहरे पे ग्लो दिखाई देता है, जबकि इसी की कमी होती है किसमें, मेल्स में। इस वजह से उतना ज्यादा ग्लो नहीं दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमने जाना था दोस्तों कि सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का फंक्शन होता है हमारे बॉडी में सेल को डिवाइड करना है, यानी सेल डिवीजन का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। जिस जगह पे जो सेंट्रोसोम है वो कम पाया जाएगा वहां पे सेल डिवीजन बहुत ही कम होगा। हमने जान लिया था कि लीवर में सेल डिवीजन अधिक होता है, यानी सेंट्रोसोम अधिक मात्रा में पाया जाएगा। और ब्रेन में सेल डिवीजन कम होता है या नहीं के बराबर होता है। इस वजह से जो सेंट्रोसोम होता है वो न्यूरॉन सेल में या तो कम होगा या नहीं होगा। दोस्तों जब किसी अंग में सेल डिवीजन बहुत ही अधिक मात्रा में होने लगता है तो वो क्या कहलाता है, कैंसर का रूप धारण कर लेता है। अब कैंसर में होता क्या है, देखिए ध्यान देना दोस्तों। मान लीजिए ये आपका अंग है और यहाँ पे आने चाहिए कितने कोशिका, 10 कोशिका आने चाहिए। कितने हुए, 8 हुए, ये 10 कोशिका हो गई। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई एक कोशिका में सेल डिवीजन अधिक होने लगा, तो ये क्या होगा कि ये यहां भी कोशिका आएगी, यहां भी कोशिका, यहां भी कोशिका, यहां भी कोशिका। तो ज्यादा कोशिका होने की वजह से क्या इस एरिया में प्रेशर जनरेट होगा कि नहीं होगा। जब इस एरिया में प्रेशर जनरेट होगा तो यह किसी अंग को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा। मान लीजिए यहाँ पे हमारी किडनी है तो यहाँ पे किडनी दबेगी। यहाँ पे हमारा लीवर है तो लीवर भी दबेगा। यहाँ पे हमारा लंग है यानी फेफड़ा है तो फेफड़ा भी दबेगा। तो इस वजह से ये जो अनवांटेड सेल डिवीजन होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, उसको क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। और कैंसर किसी एक पर्टिकुलर अंग में नहीं आता है। बोन में आ गया तो बोन कैंसर, ब्लड में आ गया तो ब्लड कैंसर, ब्रेन में आ गया तो ब्रेन कैंसर या ब्रेन ट्यूमर। कैंसर के छोटे फॉर्म को क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। वैसे ही लीवर में आ गया तो लीवर कैंसर। ठीक है, तो अधिक मात्रा में यदि सेल डिवीजन होता है, अधिक मात्रा में यदि सेंट्रोसोम पाया जाता है तो वह अनकंट्रोल वे में क्या होता है, सेल डिवीजन करने लगता है। इसी को क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।